क्रिकेट के मैदानों पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले बिग थ्री को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश डट गए। फैसला आइंदा माह होगा। बिग थ्री की हिमायत न करने पर भारत धमकियों पर उतर आया। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान पर लॉबिंग का इल्जाम। मुबस्सिरीन क्रिकेट ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुलाकात। आर्मी चीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। MQM को टारगेटेड ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात। गवर्नर सिंध खास पैगाम लेकर दुबई रवाना। वहां से तलबी पर लंदन जाएंगे। वज़ीर आला का ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। घर की चार दीवारी में रात 10 बजे के बाद भी ढोल ढमक्का हो सकेगा। नोटिफिकेशन से शिक खत्म। शादी हॉल्स, होटल्स और पार्कों में शादी पर पाबंदी बरकरार। मलाला की किताब को पेशावर में तकरीब रुनुमाई की इजाजत न मिलने पर इमरान खान सूबाई हुकूमत पर बरहम। वज़ीर इत्तलात कहते हैं इन्हें सूरत हाल का क्या पता। लाहौर में टाउनशिप रोड पर नामालूम अफराद ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। लड़की जना अस्पताल मुंतकिल। और यूक्रेन के सदर ने वज़ीर आज़म समेत तमाम काबीना के इस्तीफे मंजूर कर दिए। 2 माह से जारी मुजाहिरों में मुतअद्दिद अफराद जिंदगी हार चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। क्रिकेट के हवाले से डिबेट आप सुन ही रहे हैं कि बिग थ्री का मामला हो गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो कि पहले ही होम ग्राउंड पर तो होती नहीं है और जो कि पहले ही बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है, वो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार और ज्यादा हो जाएगी और पाकिस्तान को बड़ा डट के खड़ा होना चाहिए। अभी जो इजलास हुआ है थोड़ी देर पहले, उसकी तफसीलात आप देख ही रहे हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो भी आपने देखी कि फिलहाल मौखर किया गया है। बराबरी की सतह पर फंड्स देने की भी बात की गई है, मौके देने की भी बात की गई। फिर मौखर क्यों किया है? मौखर करने का अगले महीने इस पर फैसला करने का क्या ये मतलब है कि जी आप बैठ के जरा लॉबिंग कर लें, पाकिस्तान को भी मना लें, बांग्लादेश को भी मना लें। भारत की तरफ से आज धमकी भी दी गई जो कि इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की कि अगर बांग्लादेश नहीं मानता बिग थ्री के फॉर्मूले पर तो हम बांग्लादेश का दौरा नहीं करेंगे। तो ये 1 महीना क्या मजीद लॉबिंग के लिए मजीद दिया गया है कि जी आप दूसरे ममालिक को मना लें और बिग थ्री का फॉर्मूला जिसमें कहा जा रहा है कि पहले 1 मुल्क होना था एक्स्ट्रा और अब 2 होंगे, उसके लिए मान लिया जाए। और ये वाकईतन हमारी क्रिकेट को खतरे में डालता है। 2 किस्म की बातें इस पर की जा रही है कि जी इस पर गैरत की बिल्कुल नहीं बात की जानी चाहिए। पाकिस्तान को बार्गेन करना चाहिए, जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, अच्छी सीरीज ले सकता है। भारत ने ऑफर कर दी है, उसमें जितना बिजनेस एक्सट्रैक्ट कर सकता है इस मामले पर पाकिस्तान बात करे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत अच्छी है बट क्रिकेट बोर्ड के हालात पाकिस्तान के हिस्टोरिकली नहीं अच्छे रहे। या फिर ये कि दूसरी जो राय है वो यही है कि जी पाकिस्तान को डट कर खड़े हो जाना चाहिए और पाकिस्तान को ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर आज गुफ्तगू होगी। बड़ा अच्छा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। आमिर सुहेल साहब होंगे, साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब होंगे, साबिक क्रिकेटर मिर्जा इकबाल बेग साहब होंगे, आसिफ खान साहब होंगे। एक ब्रेक मुझे प्रोग्राम में शामिल करना है, ब्रेक के बाद मैं इन सबसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूंगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। जैसा कि मैं प्रोग्राम के इंट्रो में जिक्र कर रहा था, आज क्रिकेट पर हम बड़ा तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के जबरदस्त साबिक स्टार्स मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर सुहेल साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सर बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से हमें मिर्जा इकबाल बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें आसिफ खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं आमिर सुहेल साहब, एक ऐसे वक्त में जबकि ये कह दिया गया है कि जी इस पर फैसला बाद में होगा और साथ साथ ये भी कहा गया है कि तमाम मुल्कों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, आज की जो बात हुई है, आपको लगता है ये फैसला सिर्फ मौखर हुआ है या फिर वाकई अब ये नहीं हो पाएगा बिग थ्री वाला मामला? देखिए, ये सबसे पहले तो पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है कि इन्होंने ये सारा जो है मामला डिफर करवाया, क्योंकि पाकिस्तान की मेन स्ट्रेटजी और साउथ अफ्रीका वगैरह की मेन स्ट्रेटजी ये थी कि किसी तरह इसको डिफर कराया जाए और बाकी जो ममालिक हैं जो थोड़ा सा रिलक्टेंट हैं इस बिग थ्री वाले आइडिया से, उनको अपने साथ मिला के आईसीसी में भरपूर इसकी मुजामत की जाए। तो मेरा ख्याल है राउंड 1 जो है वो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज ने जीता, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे जैसे ये टाइम होगा इसके ऊपर डिलिब्रेशन होगी, बाकी मुल्कों में भी जब ये डिस्कशन आम होगी, तो मेरा ख्याल है कि ये जो 3 कंट्रीज हैं इनको एम्बैरस होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो इन्होंने कहा हुआ है कि हम चाहे जो भी करें हम रेलीगेट नहीं होंगे, हमें जो चंक है प्रॉफिट्स का वो ज्यादा मिलना चाहिए। इंग्लैंड की टीम
पाकिस्तान से व्हाइट वॉश हुई 2012 में रीसेंट पास में, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में जाके व्हाइट वॉश हो रहे, तो वो किस तरह अपना क्लेम ये कर सकते हैं? इट्स इलॉजिकल कि हम चाहे बुरा भी खेले हम रेलीगेट नहीं हो सकते जो 2 टियर का है। ये जो सारा आइडिया है ये बेसिकली फार फेच्ड है, और ये होप कर रहे थे कि ये अब प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके तो ये अपने हक में करवा लेंगे। मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने लोगों की उमंगों के मुताबिक और जो क्रिकेट के फैंस हैं उनकी उमंगों के मुताबिक जाके ये केस लड़ा, और जो डिफर हुआ है मेरा ख्याल है राउंड 1 पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वगैरह जीते हैं। आपको क्या लगता है फिर राउंड 1 का तो फैसला हो गया, बट इवेंचुअली ये जो इंडिया की तरफ से भी कहीं लालच और कहीं धमकी, बांग्लादेश को कह दिया कि जी हम नहीं आते फिर आपके पास होम सीरीज खेलने, 15 साल से खुद तो बुलाया ही नहीं है जब से बेचारे को टेस्ट स्टेटस मिला है, पाकिस्तान को सीरीज ऑफर कर दी है। ये जो कॉम्बिनेशन है धमकी का और लालच का, ये वर्क कर जाएगा या आपके ख्याल में राउंड 2 राउंड 3 आगे जो राउंड्स होंगे वो भी बिग 3 को एम्बैरस ही होना पड़ेगा? देखिए, जब आप एट द सेम टाइम कैरेट को डैंगल करते हैं और साथ में धमकी देते हैं, इसका मतलब यह है कि जो आप केस लड़ रहे हैं वो काफी ज्यादा वीक है, और जब आप इस तरह की ओछे हथकंडों पे आ जाएं तो साफ पता लग रहा है कि आप जो है वो लूजिंग ग्राउंड के ऊपर आ गए हैं। और वैसे भी ये इंडिया का जो क्लेम है कि जी हम मार्केटिंग में 80% रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बिल्कुल फार फेच्ड है। देखिए, ESPN जो है, जो इस वक्त जिसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, ICC के जितने भी इवेंट्स हैं, वो अमेरिकन कंपनी है। उन्होंने जब देखा कि क्रिकेट जो है एक ग्लोबल गेम है, उन्होंने सिंगापुर में आके अपना जो है वो हेड ऑफिस बनाया। उसके बाद अब आप देखिए, जब जो ESPN वाले हैं वो जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेते हैं तो वो पाकिस्तान में भी बेचते हैं, वो साउथ अफ्रीका में भी बेचते हैं, वो इंग्लैंड में भी बेचते हैं, और वो पूरी दुनिया में बेचते हैं, और वो पैसा कमाते हैं। उन्होंने भी अपना बिजनेस बनाया हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप पिछले जो ICC इवेंट्स है उसकी बात करें, सैमसंग आपको टाइटल स्पॉन्सर नजर आया, LG आपको टाइटल स्पॉन्सर नजर आया। ये इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कोरियन प्रोडक्ट्स हैं। सो इंडिया का जितना भी यहां पे क्लेम है दैट्स फार फेच्ड। और बेसिकली अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, मे बी 2003 या 2008 तक पाकिस्तान में जो मार्केटिंग का स्प्रेड था वो मे बी 20 अरब रुपए के करीब हो, लेकिन अब वो जो बढ़ के 50 अरब रुपए के करीब चला गया, और ये इवेंचुअली इसने आगे जाना। तो पाकिस्तान भी एक जो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग फोर्स है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये भी हमारे भी लोकल ब्रॉडकास्टर जो है राइट्स खरीदते हैं, और उसके बाद यहां पे भी कारोबार होता है। तो इंडिया को ये समझाने की जरूरत है। जब आप फिगर्स के साथ जाएंगे और दूसरे मुल्कों को बात ये समझाएंगे तो सारे आपके साथ मिलेंगे, और इवेंचुअली मैं आपको एक आज बात बताता हूं, जो सबसे बड़ी जो आज विन हुई है और जो इंग्लैंड ने दिखा दिया है कि वो ऑन लूजिंग ग्राउंड है, जो वेस्ट इंडीज उनके कहे बगैर कहीं नहीं जाता, वो इस ग्रुप में आके शामिल हो गया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने भी जो है वो हार तस्लीम की है। ठीक है, मुश्ताक अहमद साहब, इंडिया के हवाले से, क्योंकि 2 किस्म के तज्जिए पाकिस्तान में किए जा रहे हैं कि जिसको आप गैरत का मसला ना बनाएं, पाकिस्तान में पहले क्रिकेट नहीं हो रही, ICC का इंडिया को जब कहना मानना होता है मानता है। ICC के फ्यूचर प्रोग्राम में इंडिया और पाकिस्तान ने खेलना था, इंडिया नहीं खेलना चाहता तो अपनी गवर्नमेंट पे डालकर नहीं खेलता। इंडिया अगर 2015 के बाद ICC के फ्यूचर प्रोग्राम्स देखे जाएं तो इन तीनों मुल्कों को ही मिल रहे हैं सारे जो बड़े इवेंट्स हैं, चाहे वो T20 के हों या वर्ल्ड कप हो 2015 से 2023 के, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। तो पाकिस्तान को मैक्सिमम इससे चाहिए कि बार्गेन करे और अपना फायदा निकाले, क्योंकि इवेंचुअली ये हो जाना है। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, मुश्ताक साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं टोटली आमिर के साथ एग्री करता हूं। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है जिंदगी में तो उसके लिए यू हैव टू बाय सम टाइम। तो आई थिंक पाकिस्तान को इस वक्त अगर ये पहला राउंड जैसे पाकिस्तान के हक में गया है, तो आई थिंक द सेकंड स्टेप फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये है कि जी बैठकर सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी इंटरेस्ट में क्या है। तो आई थिंक इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छी चीज लगी है कि पाकिस्तान के पास टाइम मिल गया। पाकिस्तान के जो जितने भी थिंक टैंक हैं वो बैठकर ये सोच सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या फायदेमंद चीज हो सकती है, क्या हम उनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं, क्या हम उनके साथ कोई लंबा मुआहदा कर सकते हैं जिससे हमें फाइनेंशियली भी फायदा हो, क्रिकेट का भी फायदा हो, और हमारे जो पाकिस्तान की अवाम है उनको क्रिकेट देखने भी मिले इंडिया और पाकिस्तान की। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त टाइम लेके तसल्ली के साथ
जल्द पैनिकिंग नहीं सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि जब भी बिजनेस में या आप कोई भी मुआहदा करने जाते हैं, जब आप पैनिकिंग सिचुएशन में जाते हैं तो अगला बंदा एडवांटेज लेता है इस बात का, या आप एकदम समझते हैं कि हमें कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छा चीज मिल जाएगी, तो यू डोंट हैव टू बिकम अ ग्रीडी सेम टाइम। तो आई थिंक बैलेंस रख के बड़े तसल्ली के साथ, बड़े सुकून के साथ आई थिंक ये फैसले करने की जरूरत है। मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि पाकिस्तान के जब पास जो सबसे पॉजिटिव चीज इस वक्त है वो टाइम है, और इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। तो टाइम को यूटिलाइज बिग थ्री के अगेंस्ट करना चाहिए या मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये सीरीज चाहिए, रेवेन्यू में ये शेयर चाहिए, या फिर टाइम में ये करना चाहिए कि हमें बिग थ्री नहीं चाहिए और उसके लिए लॉबिंग पाकिस्तान करे, मजीद स्ट्रांग लॉबिंग करे दूसरे ममालिक के साथ मिलकर? किस तरफ पाकिस्तान को टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए? मेरा जो पर्सनल ख्याल है, आपको पाकिस्तान के इंटरेस्ट में देखनी पड़ेगी बात कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम लेके सोचना पड़ेगा। हम अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे सकते हैं, मगर पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट में है वो मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिकेट कहां जा रही है, फाइनेंशियली हम कहां पे खड़े हैं। ये दो तीन चीजें जब हम आप डिस्कस करते हैं, जितने भी हमारे एज ए सेड जो कंसर्निंग लोग हैं, अगर वो बैठ के ये सोचेंगे तो आई थिंक हमसे अच्छा रिजल्ट निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। हमें जो सबसे इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज है कि द बॉल इन आवर कोर्ट, वी कैन थिंक अबाउट इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमें दूसरों की पॉलिसी पे ज्यादा देखना ही चाहिए। कहते हैं ना कि जब हम क्रिकेट खेला करते थे, हमने इमरान भाई से एक चीज सीखी थी कि रिमेंबर योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को देखोगे तो फिर दूसरों के साथ आप आसानी हो जाती है आपको खेलने के लिए। तो आई थिंक सबसे पहले इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है। उसके बाद अगर आप दूसरे मुल्कों के बारे में सोचेंगे कि उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो डोंट फॉरगेट कि अपनी स्ट्रेंथ को नहीं भूलना कि मेरे मुल्क की इंटरेस्ट में क्या है, हमारे मुल्क के फायदेमंद क्या चीज है, उस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मिर्जा साहब, सूरत हाल ये हो कि हमारे हालात की वजह से पाकिस्तान में वैसे ही कोई टीम नहीं आती, इंडिया का दिल नहीं चाहता हमसे खेलने का तो वो आईसीसी के प्रोग्राम को नहीं फॉलो करता। ऑस्ट्रेलिया 97 में एक सीरीज खेलता है, उसके बाद 2010 में हमारे साथ खेलता है। अगर हम बांग्लादेश में होने वाली T20 पर कोई रिजर्वेशन शो करें तो आईसीसी तो दूर की बात है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने आना है तो आए, नहीं आता तो उसके बगैर भी सीरीज हो जाएगी, T20 खेल लेंगे हम। ऐसी सूरत हाल में बिग थ्री के होने से हम किस डिसएडवांटेज में चले जाते हैं? क्या ऐसा डिसएडवांटेज था जो हमें मिल जाना था? देखिए शाहजेब, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपनी लॉबी नहीं बनाई। गुज़िश्ता 4-5 बरस में आप देखें, एजाज भट्ट साहब ने बयान दे दिया आईसीसी के खिलाफ, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बयान दे दिया, हमने अपनी लॉबी नहीं बनाई। जब आप लॉबी नहीं बनाएंगे तो जो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब मौका मिला है। 3 बिग का अगर आप बात करते हैं शाहजेब, तो भारत तो आपको लॉलीपॉप दे रहा है। भारत कह रहा है आप हमारे साथ सीरीज खेलें। सपोज भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुआहिदा कर लेता है सीरीज का, और फिर उसके बाद भारतीय हुकूमत, भारतीय वजारत खारजा उन्हें इजाजत नहीं देती कि वो जाकर पाकिस्तान के खिलाफ खेले, तो कैसे सीरीज होगी? आज आईपीएल के जो प्लेयर्स के नामों की जो लिस्ट फाइनलाइज हुई है, 230 से ज्यादा क्रिकेटर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं है। तो ये तो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए लॉलीपॉप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे रहे थे। इस हवाले से पाकिस्तान को बड़ी संजीदगी के साथ सोचना होगा कि आया ये पाकिस्तान से जो बार्गेनिंग कर रहे थे, आया मुस्तकबिल में वो उन मुआहिदों पर मुकम्मल तौर से अमल दरामद करने की पोजीशन में होंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान का सपोर्ट हासिल करने के लिए। और बिग थ्री के आगे पाकिस्तान जिस तरह से डटा है, और देखें जो आमिर कह रहे थे, इसमें 4 ममालिक जो है, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले आवाज बुलंद की शाहजेब, पाकिस्तान, श्रीलंका, और हैरत अंगेज तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इनके साथ हो गया। अभी वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड थोड़ा खामोश है, अगरचे क्लाइव लॉयड ने जो आईसीसी की क्रिकेट कमेटी के साबिक सरबराह उन्होंने मुखालफत की थी। तो अभी ये 4 तो हो गए, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड भी यकीनन इनके साथ मिल जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डट गए और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय एक उसूली मौक़िफ़ को इख्तियार किया, और आने वाले वक्त में इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचेगा। मिर्जा साहब, आपने जो कहा कि अगर पाकिस्तान वो लॉलीपॉप ले ले क्रिकेट के हवाले से इंडिया से, तो पता नहीं कल इंडिया की हुकूमत मना कर दे, ये वाली बात तो बिल्कुल सही समझ में आती है क्योंकि इंडिया की हुकूमत माजी में ये करती रही है। मगर क्या अगर पाकिस्तान कुछ कंडीशनैलिटीज लगा दे कि जी अगर आपने ये सीरीज नहीं खेली तो ये पेनल्टी होगी, आपके ऊपर ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ये पेनल्टी इंडियन बोर्ड को पे करनी पड़ेगी, तो उस सूरत में आप समझते हैं कि कोई सूरत बनती है कि पाकिस्तान बिग थ्री को एक्सेप्ट कर ले, या किसी सूरत नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए बिग थ्री को पाकिस्तान?
शायद मेरी राय में तो किसी सूरत बिग थ्री को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे थे कि इंग्लैंड किधर से बिग थ्री आ गया, 2012 में पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश किया, अभी ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का क्या हशर हुआ। और उस लिहाज से आप भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख लें, कौन सी टेस्ट रैंकिंग में, इस वक्त टेस्ट रैंकिंग में साउथ अफ्रीका की टीम नंबर 1 है। भारत आज न्यूजीलैंड से जो है वहां पर भी वनडे सीरीज हार गया, अपने घर का शेर है। 8 महीने भारत अपने मुल्क में क्रिकेट होती है जिसमें आईपीएल भी शामिल है और उसके अलावा दीगर ममालिक के खिलाफ सीरीज जिनमें वो कामयाबी हासिल करता है। जब भारत अपनी सरजमीन से बाहर निकलकर किसी मुल्क के खिलाफ सीरीज खेलता है, जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आता है। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मिसाल देख लें भारत की। तो हमें बिग थ्री को किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। शाहजेब, 1989 में ये वीटो पावर खत्म हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की दादागिरी थी क्रिकेट पर। उसके बाद से अब आप देखें 24 बरस तक ये सिलसिला चलता रहा। अब अचानक भारत को ख्याल आ गया कि जिसने उनकी वीटो पावर खत्म कराने में पाकिस्तान का भरपूर अंदाज से साथ दिया था, इस मरहले पर पाकिस्तान को डट जाना चाहिए, बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे एक क्रिकेटर हैं वो कहते हैं कि हमें जो भी मिल रहा है ले लें। क्या हम भिखारी हैं? हमें जो मिल रहा है वो ले लें? हमें अपनी इज्जत, अपने वकार को मलूज़े खातिर रखना होगा। मैं आसिफ खान साहब की तरफ भी जा रहा हूं। आसिफ खान साहब, आमिर सोहेल साहब से जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, आमिर सोहेल साहब ने बड़े नंबर्स के साथ बताया कि जो भारत का क्लेम है कि 80% हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें जब मुख्तलिफ चीजें आप देखी जाएं, इदारों की ओनरशिप देखी जाए तो ऐसा मामला नहीं है। और यहां पर इस वक्त ऑलमोस्ट कंसेंसस है मेरे पास कि जी ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार्गेन कर ले और हम कोई भिखारी नहीं है कि हम इससे फायदा उठा लें सूरत हाल से। आप समझते हैं कि आज जो हुआ ये पाकिस्तान की, साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज की फतह है और श्रीलंका की, और इसको आगे भी इसी तरीके से लेके चलना चाहिए? देखिए शाहजेब, अगर पता है पाकिस्तान की तो आईसीसी ने क्लियर इस वक्त मौकफ नहीं अपनाया। जो आज आईसीसी की रिलीज आई है उसके मुताबिक ये है कि जो आइंदा इजलास होगा उसमें इस मामले पर मजीद बातचीत की जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसमें 2 पहलू हैं। अगर आप पाकिस्तान की इसको पता के एंगल से देखते हैं तो ठीक है, पाकिस्तान को वक्त मिला कि वो जो मुखालिफ ग्रुप है बिग थ्री को हटा के जो बाकी जो 7 बचते हैं, बल्कि 6 बचते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड भी उनके साथ है, तो उनके साथ पाकिस्तान अपनी लॉबी को मजीद मजबूत कर ले। लेकिन इसी दौरान ये मौका जो है वो इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो भी अपना केस मजबूत कर सकते हैं। तो ये 2 तरफा बात है। और अगर इस रिलीज को अगर आप देखें तो इसमें कुछ चीजें तो मुझे लग रहा है कि उनकी मानी गई हैं। उसमें ये कहा है कि टेस्ट क्रिकेट का फंड है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फुल मेंबर्स में, लेकिन एक्सेप्ट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो ये वाली बात हो गई। एक नया फंड टेस्ट क्रिकेट का है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इन तीनों में नहीं होगा। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि ये जरूरत है इस वक्त की स्ट्रांग लीडरशिप होनी चाहिए आईसीसी की, जिसमें तमाम लीडिंग मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाए। और आईसीसी ये चाहती है, उसमें लिखा हुआ है कि बीसीसीआई को सेंट्रल लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिश की जाए एग्जीक्यूटिव कमेटी और फाइनेंशियल कमर्शियल अफेयर्स कमेटी, ताकि लीडरशिप प्रोवाइड की जा सके। और क्योंकि आईसीसी इस वक्त ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, इसलिए 2 साल के लिए जो इन कमेटीज की जो 3 है, उनकी जो सरबराही है वो भी बीसीसीआई को दी गई है। उसके अलावा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को दी गई है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को दी गई है। तो बात कहां पे आके पाकिस्तान के फेवर में आती है? फिर वो पैसे वाला मामला एक है, बाकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो मांग रहे थे वो बात है। तो ये बातें आपके सामने, ये अभी इस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें पाकिस्तान की आसिफ साहब, ये जो मामला है, क्योंकि प्रेस रिलीज मेरे सामने, आमिर सोहेल साहब, ये मुकम्मल फतह फिर कैसे हुई जो आसिफ खान साहब बता रहे हैं कि प्रेस रिलीज में ये बातें भी साथ साथ लिख दी गई हैं? देखिए, ये प्रेस रिलीज जो है अब कुछ लोगों ने अपनी फेस सेविंग तो करानी है, लेकिन बात यह है कि असूली मौकफ जो है वो उसके ऊपर सबको जो है पाबंद रहना चाहिए। देखिए, आप अपनी प्राइड और प्रिंसिपल को बार्टर नहीं कर सकते पैसे के साथ। अब जब लॉबिंग की बात हो रही है, जब आप कह रहे हैं कि 3 बिग्स को भी मौका मिलेगा लॉबिंग करने का, देखें जो 2015 से लेकर 2022 तक जो प्रोजेक्टेड जो मार्केटिंग और ब्रॉडकास्टिंग जो रेवेन्यू जनरेट होंगे वो बनते हैं कोई 15,700 करोड़। ये इंडियन करेंसी में ये एस्टिमेट हुआ है। अगर उसको आप 5,000 करोड़ जो है या 6,000 करोड़ जो है इनको साइड पे कर दे डेवलपमेंट के लिए और एक्सपेंसेस के लिए, बाकी बचते हैं 10,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ का मतलब है 10 मेन मेंबर्स में जब आप करेंगे तो हर किसी को 10 अरब रुपया जो मिलेगा।
اب جب آپ یہ دوسرا حساب کر رہے ہیں بگ 3 والا جو فارمولا ہے, اب جب انہوں نے جا کے لابنگ کرنی ہے تو کیا یہ بنگلہ دیش کو, جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ 55 ارب روپے کے قریب دیں گے اس سارے سیناریو کے بعد, کیا آپ ان کو 45 ارب روپیہ دیں گے؟ کیا آپ باقی ملکوں کو دیں گے؟ تو فائدہ کیا؟ تو بات سمپل سی ہے, یہاں پہ پرنسپل سٹانس رہنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پہ جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جو ڈینگل کی جا رہی ہے کیرٹ, اس کو لے لے, اپنا مفاد دیکھ لے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کو لیڈرشپ کوالٹی دکھانی چاہیے. پاکستان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے پچھلے 10 سالوں سے, آئی سی سی اور دوسرے ملکوں نے صحیح طرح ٹریٹ نہیں کیا ہوا. جب پاکستان اپنی اسٹرینتھ گین کرے گا اس سارے سیناریو میں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا بھی آئے گا اور دوسرے ملک میں بھی آئیں گے پاکستان میں. یہ پاکستان کو موقع پرنسپل سٹانس کے اوپر رہنا چاہیے اور بالکل نہیں کھونا چاہیے. اور میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں اگر پاکستان یہاں پہ ڈٹا رہا تو پاکستان ایک فورس ایمرج ہوگی آئی سی سی میں, اور پاکستان کی بات کو سارے ریسپیکٹ کے ساتھ دیکھیں گے. مجھے بریک پروگرام میں شامل کرنا ہے. میں چاہ رہا ہوں آصف خان صاحب کا موقف اس والے بات پر بھی معلوم کر لوں, پھر جو دوسرے پینلسٹ ہیں ان کے سامنے بھی یہ سارا کا سارا مدعا رکھوں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. آصف خان صاحب, آپ نہیں اس بات پر یقین رکھتے کیونکہ ایک کرکٹر کی بھی مثال دی مرزا صاحب نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غیرت کی بات نہ کریں, یہاں پر میکسیمم ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ نہیں سمجھتے کیونکہ عابد سہیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فیوچر پاکستان کی کرکٹ کا یہاں سے برائٹ ہوگا, پاکستان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوگی اگر پاکستان لابنگ کرتا ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ لابنگ کر کے اس بگ 3 فارمولے پر نہیں عمل ہونے دیتا جو کہ آج جیت بھی ہو گئی. آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں, پاکستان کا اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر ہے یا نہیں ہے, پہلے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. 2012 میں کسی اور چیئرمین نے آئی سی سی میٹنگ اٹینڈ کی تھی, پورے 2013 کے مڈ سے لے کے کسی اور نے کی ہے, آج پھر ایک اور چیئرمین ہے. تو یہ تو آپ کا گھر کا حال ہے. اب جو سسٹم عامر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے سسٹم بنا کے اور سسٹمیٹکلی چیز کو کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ بھارتی کرکٹ بورڈ کا ذرا انداز ملاحظہ کیجیے. اس میٹنگ میں جانے سے پہلے ایک بہت بڑا انہوں نے اپنی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس رکھا تھا پہلے چنائے میں. اس طرح کی کوئی چیز مجھے پی سی بی کے اینڈ پر مجھے نہیں, میں نے پریس ریلیز نہیں پڑھی آفیشلی کہ کوئی بہت بڑی مشاورت کی ہو کہ ہمیں جا کے وہاں کرنا کیا ہے. اس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں آئی سی سی نے, بی سی سی آئی نے تمام اپنی ایسوسی ایشن کے لوگوں کو بتایا, اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت موجود تھی. میرے سارے جو یہاں پر میرے محترم بیٹھے, جگموہن ڈالمیا صاحب کا سب کو نام پتا ہے. وہاں پر انہوں نے بتایا اپنی تمام ایسوسی ایشن کو کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس پر فلیکسیبلٹی شو نہیں کرے گا بی سی سی آئی. وہ ڈسٹریبیوشن آف فنڈز کا معاملہ ہے. باقی جو ریلیگیشن والا معاملہ ہے یہ سب سے زیادہ کمزور ہے. یہ بی سی سی آئی نے خود اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں اس چیز کو تسلیم کیا تھا, اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی تھی. لیکن اب دیکھیں, اب جو آئی سی سی نے آج کے دن کے بعد فیصلہ کیا اس میں ان کی وہ والی بات تو تقریباً مان ہی لی گئی ہے کہ تمام ممبرز میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا برابر, ان تینوں کو چھوڑ کے. اس کے علاوہ کمیٹیز کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اس کے اندر بھی ان کی نمائندگی 2 سال کے لیے آ گئی ہے. کرنا بالکل ایسے ہی چاہیے کہ آپ فارم کھڑے ہو جائیں, آپ ایک چیز کو لیڈ کریں, لیکن آپ کو اس کے لیے آپ کا اپنا سسٹم, آپ کے اپنے قدم بھی اتنے زیادہ مضبوط ہونے میں خلاف نہیں کر رہا اس چیز سے کہ آپ. جی عامر صاحب, جی میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا اگر ہاؤس اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہاؤس اینڈ آرڈر ہو جائے گا جب ذکا اشرف صاحب آئیں گے. سپریم کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے جو اس کی طرف الوڈ کر رہے تھے وہ تو ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا کا بھی ہاؤس اینڈ آرڈر ہے تو پھر ان کو تھوڑا سا جو ہے جا کے اسٹڈی کرنا پڑے گا. دیکھیں, انڈیا آج آئی سی سی میں جاتا ہے اور پاکستان اور دوسرے ملکوں کے آگے کیرٹ ٹینگل کر رہا ہے کہ آپ یہ کر لیں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آئی پی ایل میں آپ کے پلیئر کھلا دیں گے. آج دوسری طرف سے آئی پی ایل کا جو ڈائریکٹوریٹ ہے وہاں سے ایک لسٹ آ گئی جس میں 233 پلیئروں میں پاکستانی کسی پلیئر کا نام نہیں تھا. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہاؤس اینڈ آرڈر ہے, وہاں پہ بھی ریزنٹمنٹ ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ڈویبل نہیں ہے اور اس سے امبیرس ہوگے اور انڈین کرکٹ امبیرس ہوگی. اب یہاں پہ جو بات کرنے والی ہے جی آئی سی سی میں جا کے وہ یہ ہے, آئی سی سی سے اور انڈیا سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ ہمارے کامنٹیٹرز جو ہے آئی پی ایل میں اور دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں,
آپ ہمارا جو ہے کوچ رکھتے ہیں, ہمارے امپائرز کو آپ IPL میں بلاتے ہیں, تو پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا آپ کا مسئلہ ہے؟ تو بیسکلی جو ایشوز ہیں ہم اس کو جو ہے وہ گڑبڑ نہ کریں پیسے کو بیچ میں لا کے, آپ ایشوز کے اوپر بات کریں, آپ پرنسپل سٹانس کے اوپر جا کے بات کریں گے تو سارے ملکوں کو یہ پتا چلے گا کہ ہم نے سب کو مل کے سب سے پہلے ICC میں ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, اس کے بعد جب ICC لیڈرشپ لے گا تو باقی کرکٹ بورڈز کا بھی جو ہے وہ ہاؤس ان آرڈر آئے گا اور پریشر کریٹ ہوگا. اچھا, مجھے ذرا موقع, مشتاق احمد صاحب, جو نجم سیٹھی صاحب جو ابھی سابق چیئرمین ہو گئے ہیں, وہ اپنے پروگرام میں یہ بات بتا رہے تھے کہ ICC کے اجلاس میں انڈیا بارہا یہ کہتا رہا کہ جی ہم تو 80% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جس کی حقیقت ابھی عامر سہیل صاحب نے کھول دی, 80% ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور کوئی ممبر نہیں بولا. جب ICC میں اتنا کلاؤٹ ہو انڈیا کا, تو یہ ممکن ہے کہ ہم بگ تھری کو اپوز بھی کریں اور ان تمام چیزوں پر بھی جا کے ایکولی بارگین کریں کہ ہمارے پلیئر کیوں نہیں آتے IPL میں, آپ ہم سے کرکٹ کیوں نہیں کھیلتے, آپ فیوچر جو پروگرام ہے اس کو کیوں نہیں فالو کرتے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کر سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا, یہی اسی وقت ٹائم ہے کہ جیسے مرزا اقبال صاحب نے کہا تھا کہ پرنسپل پر اور اپنے اصولوں پر سم ٹائم آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ سم ٹائم پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, بندے کے اصول بھی کچھ ہوتے ہیں. میں آصف صاحب کی بات پہ آتا ہوں, ان کی بات مجھے ایک اچھی لگی ہے. جب میں اپنے گھر کا خود مذاق اڑاتا ہوں, میرے گھر کے سسٹم اچھے نہیں ہیں, تو میری بات یاد رکھیے گا کہ میرے ہمسائے کبھی میرا خیال نہیں رکھیں گے, وہ ہمیشہ ابیوز کریں گے میرے سسٹم کو. تو ہمارے سسٹم کو پہلے خود اچھا بنانا پڑے گا. یہ دیکھیے کہ ہمارے 3 چیئرمین 3 ڈفرنٹ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, مجھے یہ اتنا میتھمیٹکلی نہیں پتا جس طرح عامر نے پورا پلان کیا ہوا ہے اور ان کو پتا ہے پورا, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پہ. مگر ہمارے سسٹم میں دیکھیں پچھلے 7 سال سے, آئی ایم سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے نیگیٹو ہیئر, پچھلے 5-7 سال سے کتنے ہمارے کپتان بدل چکے ہیں, ہمارے کتنے چیئرمین بدل چکے ہیں. تو یہ باہر والی دنیا کو نہیں پتا چلتا کہ یہ ہمارے خود کے اندر کے سسٹم ایسے ہیں, تو وی کین ابیوز دیم, وی کین ٹیک دا ایڈوانٹیج آؤٹ آف دیم. مگر یہ جب تک ہمارے خود کے سسٹم صحیح نہیں ہوں گے, ہم اپنے پرنسپلز کو اور اپنے اصولوں کو کہاں منوائیں گے؟ ہمارے خود کے اصول اور پرنسپل تو ملتے نہیں ہیں, تو ہم باہر جا کے لڑیں. اس بات پہ ہمیں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے, ہمیں گول پلان بنانا پڑے گا, اسٹریٹجیز بنانی پڑے گی کہ کیا کرنا ہے اس وقت. جیسے بڑا سمپل سی بات ہے, آئدر یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ آن یور پرنسپلز اور یو ہیو ٹو گو, جی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہم کام کریں کہ جی ہمارے پاکستان کے لیے کیا فائدہ ہے. پاکستان کی دیکھیں, مجھے فار ایگزامپل میں اپنی مثال دیتا ہوں, مجھے ایک فرینچائز نے آفر کی ہوئی ہے کہ جی آپ آگے ہماری ٹیم کی کوچنگ کریں. اگر میرے پرنسپل یہ کہتے ہیں مجھے کہ میرے ملک کے لیے میں بدنامی کا باعث بنوں گا یا میں اچھائی کا باعث بنوں گا, تو مجھے چوز کرنا ہے, یہ میرے دا بال ان مائی کورٹ. تو مجھے وہ دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنے ملک کے ساتھ جاتا ہوں کہ میں پیسے کے پیچھے جاتا ہوں. ابھی مجھے یہ بتائے نا کہ کتنے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں کھیلتے ہیں کہ وائی یو ناٹ سرونگ یور کنٹری. میں 5 دفعہ خود جا کے اپنے کرکٹ بورڈ والوں کے ساتھ ملا ہوں اور ان سے جا کے کہا ہے کہ جی مجھے چھوڑیں, میں انگلینڈ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, ابھی میرا کانٹریکٹ ہے 2 سال 15 تک, مگر میں انڈر 17 اور انڈر 19 میں جا کے کام کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو سرو مائی کنٹری. جب یہاں تک ہم پیشنیٹ ہیں اپنے ملک کے بارے میں, تو ہمارے سب سے پہلے کہ خود کو اسٹینڈرڈ صحیح کرنا پڑے گا. جیسے عامر, اگر بالکل عامر کی میں بات بتاتا ہوں, 15 سال میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں, یہ جینون ہے. اگر مجھے پتا ہے یہ کوئی کام کر سکتے ہیں تو آئی شوڈ ریز مائی وائس فار ہم. تو ہمارے سب سے پہلے سسٹم میں یہ ہونا چاہیے کہ بینگ نیشن, ہمیں جب ہمارے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو لیڈر کھڑا ہوتا ہے تو وی ہیو ٹو سپورٹ ہم, چاہے وہ غلط ہو سم ٹائم, مگر سم ٹائم وی ہیو ٹو سپورٹ. نیشنل پالیسی شوڈ بی لائک دیٹ. مرزا صاحب آپ کے تو ماشاءاللہ آپ کی یادداشت اور آپ کے نمبرز تو میں نے دیکھا ہے, جب بھی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں وہ تو بہت ہی پکے اور تگڑے ہیں. اب یہاں پر ایک مشتاق احمد صاحب کو اوپینین ہے جو کہ درمیان میں ہے, کچھ باتوں سے وہ اگری کر رہے ہیں, جو آصف خان صاحب کہہ رہے ہیں, کچھ عامر سہیل صاحب کہہ رہے ہیں. آپ سر ہاؤس ان آرڈر کا معاملہ بھی ہمارا خراب ہے, انڈیا کا جو کلاؤٹ ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے. ببانگ دول ان کا چیف ICC کے اجلاس میں کہتا ہے یہ ہمارا, نجم سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو 80% ریونیو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہماری چلے گی, چلتی بھی ہے انڈیا کی, کرے کیا پاکستان سر؟ شاہزیب آپ دیکھیں 1999 سے لے کر اب یہ 2014 شروع ہو گیا ہے, گزشتہ 14 برس میں 9 چیئرمین آئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے. کس ملک میں ایسا ہوتا ہے 9 چیئرمین؟ اور آپ کا چیئرمین ڈانس کر رہا ہوتا ہے جب پاکستانی کرکٹ ٹیم جیتتی ہے شارجہ میں, آپ کا چیئرمین آ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں نے آواز بلند کی. مرزا صاحب جیتنے پہ ہی کر رہا ہے نا, ہارنے پہ تو ڈانس نہیں کر رہے, اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, جیتنے پہ ہی ڈانس کر رہے ہیں. نہیں, ہارنے پہ تو وہ ٹویٹر اکاؤنٹ اپنا بند کر دیتے ہیں,
फिर उसके बाद वो किसी से बात नहीं करते, और जब जीतते हैं तो गन्ना चुप्पो वो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। ये चेयरमैन को जेब देता है, या वो ये कहते हैं कि मैं वेस्ट इंडीज जा रहा हूं, खिलाड़ियों को जो है उनमें एनर्जी लाऊंगा, उनका मोरल अप करूंगा, ये कहां होता है? हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहां बहुत से ऐसे लोग क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने कि जिन्हें क्रिकेट की अलिफ बे भी नहीं पता, और वो क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो आईसीसी में जाकर क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे शाहजेब, तो वहां पर जो आईसीसी में लोग आ रहे हैं वो बड़े सीजन कैंपेनर होते हैं, वो इस तरह की चीजें नहीं बर्दाश्त करेंगे। अभी मैं ये देख रहा था आईसीसी का प्रेस रिलीज, इस प्रेस रिलीज का मैं आसिफ खान की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि बहुत सी चीजें उस ड्राफ्ट में जो थी वो इस प्रेस रिलीज में नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि लीडरशिप का फुकदान है 5वां पॉइंट, और लीडरशिप जो है वो बीसीसीआई के गिर्द इन्वॉल्व करेगी। तो क्या भारत में लीडरशिप ज्यादा है, जहां क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन का दामाद जो है वो मैच फिक्सिंग के इल्जाम में जेल की हवा खाता है, तो वहां कहां से लीडरशिप आ गई? भारत में तो खुद आपस में रस्साकशी है, जगमोहन डालमिया और श्रीनिवासन के दरमियान जबरदस्त कशमकश जारी है। तो ये समझ में नहीं आता, बड़ा डिप्लोमेटिकली इसके जो पॉइंट्स है वो ड्राफ्ट किए गए। इनमें जिस तरह आसिफ ने एक पॉइंट रेज किया कि इन्होंने कहा फंड इक्वली तकसीम किया जाएगा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में, सिवाय ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंडिया के और इंग्लैंड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए। एफटीपी के हवाले से वो कहते हैं चूंकि राइट्स बेच चुके हैं, तो वो कहते हैं कि 2015 तक तो हम ये राइट्स जो है 2025 तक तो यही रहेगा एफटीपी बायलैटरल सीरीज। यानी कि इसमें उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिकली क्लेवरली इसको जो है प्रेस रिलीज को वो किया है। शाहजेब, अगर आप इसको गौर से पढ़े तो इसमें सिवाय एक जो ये फिर फेस सेविंग हुई जिसका आमिर सुहेल साहब जिक्र कर रहे थे, या फिर बहुत कुछ अचीव कर गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड? देखिए, अगर मैं प्रेस रिलीज को पढ़ूं शाहजेब, तो इस प्रेस रिलीज को सामने रखते हुए उन्होंने कहा है यूनानिमसली तमाम मेंबर्स ने इत्तेफाक किया है। तो इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं कि जिनमें भारत बहुत चीजों में बहुत सारी चीजें अचीव कर गया है, बहुत सारी चीजें अचीव कर। मैं जरा एक ब्रेक लेता हूं और उसके बाद ये सारा मामला मैं कोशिश करता हूं कि इंडिया से भी किसी कोई जर्नलिस्ट या फॉर्मर क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हो। एक ब्रेक और उसके बाद बातों से जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। आमिर सुहेल साहब, अब ये किसकी फतह हुई? मिर्जा साहब ने जिक्र कर रहे थे प्रेस रिलीज का, जिसमें फंड्स का कह दिया गया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्सेप्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा, और एक इस बात पर एग्रीमेंट है कि आईसीसी को एक स्ट्रांग लीडरशिप प्रोवाइड की जाएगी जिसमें सेंट्रल रोल होगा बीसीसीआई का, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। अभी रिसेंट पास में मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट थे शरद पवार, वो कौन सी लीडरशिप प्रोवाइड कर गए थे आईसीसी और इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जहां तक आप ये आईसीसी का जो ये एलामी है इसकी बात करें, ये कंफ्यूजिंग है। एक तरफ ये कह रहे हैं मामला डिफर हो गया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं ये यूनानिमसली इसको अग्री कर लिया गया। अनलेस अंटिल यू हेयर फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, आप इसके ऊपर कॉमेंट नहीं कर सकते। आपको पाकिस्तान का मौकफ या साउथ अफ्रीका का मौकफ सुनने से पहले या इंडिया का मौकफ सुनने से पहले इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा कुछ कंफ्यूजिंग हो गया। मगर आपको लगता है कि ये जो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान को हटा के जो दूसरे ममालिक हैं, ये आखिर तक इसके खिलाफ, बिग थ्री के खिलाफ फाइट करेंगे, या फिर इनको भी किसी तरीके से लालच और धमकी का कॉम्बिनेशन करके इनको भी कमजोर किया जा सकता है? सबसे पहले तो बांग्लादेश को अंडरस्टैंड ये करना है कि अगर इंडिया उनको एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप दिलवा रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान को होस्ट नहीं करना चाह रहा। अगर वो पाकिस्तान को ये दो बड़े टूर्नामेंट में होस्ट कर लेता है तो पाकिस्तान का जो क्लेम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है बायलैटरल सीरीज का, तो वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो आपको नजर आना चाहिए कि ये मुल्क जो है पाकिस्तान से शाये हुए है, ये क्या लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये काफी बड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक जिस तरह मैंने पहले कहा कि इलामिया को तो सामने रखना है, लेकिन आपको हॉर्सेज माउथ से भी सुनना है कि अंदर क्या हुआ। अगर ये इलामिया उनके फेवर में जा रहा है आपके ख्याल में, तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो हेड्स हैं उनकी लड़ाई क्यों हुई, या बांग्लादेश को धमकियां क्यों दी जा रही हैं कि हम जो है एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएंगे। सो दिस हैज बिकम ऑल कंफ्यूजिंग। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा टू मेक अ रियल कमेंट। ये आपसे कह रहे हैं कि मामला आज बड़ा गर्मा गर्म रहा इजलास में, जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी है। मुश्ताक अहमद साहब, आपको लगता है कि इवेंचुअली मामला ये बिग थ्री के फेवर में हो जाना है और इसका आगाज इस प्रेस रिलीज से हो गया, या फिर आईसीसी में ये जो दूसरे प्लेयर्स हैं, इनकी दूसरे ममालिक हैं, इनकी ज्यादा चलने वाली है आने वाले दिनों में? नहीं, वो
मुश्ताक अहमद साहब है मेरे साथ? मैं मिर्जा साहब की तरफ से, मिर्जा साहब मुश्ताक साहब को जरा जल्दी कनेक्ट कीजिएगा। मिर्जा साहब आपका यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए शाहजेब, जो ये प्रेस रिलीज मैंने देखा, ये आईसीसी का प्रेस रिलीज है और क्रिकेट की ऑफिशियल वेबसाइट क्रिक इन्फो पर है। इस प्रेस रिलीज को जो मैंने थॉरोली पढ़ा है तो उससे तो लगता है सिवाय एक पॉइंट के जिसमें इन्होंने जो ड्राफ्ट दिया था, जो मुसवदा दिया था कि रेलीगेशन होगी टेस्ट क्रिकेट की टीमों को, वो उसके अलावा बकिया सारे पॉइंट्स वही हैं। इन्होंने ये कहा है कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, पहले भी उस ड्राफ्ट में था कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में 3 मेंबर तो भारत, उसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया होंगे। तो उस लिहाज से तो इन्होंने घुमा फिरा कर चीजों को बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से प्रेजेंट किया है और ऊपर उन्होंने लिख दिया है कि डिसीजन वर यूनानिमसली टेकन बाय द बोर्ड मेंबर्स। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब इसके हवाले से हम लोग, अगर उन्होंने डिफर कर दिया, ये एक चाल है कि इन ममालिक को खामोश कराया जाए या आइंदा आने वाले वक्त में इन ममालिक को मजीद लालच देकर अपनी जानिब राग़िब किया जाए। अच्छा मुश्ताक अहमद साहब, सर आपकी क्या राय है? ये यूनानिमस डिसीजन हो गया है और प्रेस रिलीज में 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें मिर्जा साहब का ख्याल है कि बात मान ली है, सिवाय टेस्ट क्रिकेट के हवाले से उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। आपको क्या लगता है मुश्ताक साहब?